वाला पाकिस्तान बार बार मुंह की खाता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत के साथ पाकिस्तान ने अब तक 4 बार जंग लड़ी और चारों बार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। लेकिन आमने सामने की जंग में हार के बाद वो प्रॉक्सी वॉर की कोशिश करता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है छद्म युद्ध, धोखा देकर लड़ाई, घुसपैठ में आतंकियों की मदद करता है, भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश लगातार करता रहता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ऑपरेशन विजय के 25 साल पूरे होने पर करगिल पहुंचे पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ हुंकार भरी। आतंक के आकाओं को दो टूक कह दिया कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले। आतंकवाद को हमारे जांबाज पूरी ताकत से कुचल देंगे। वहीं पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने उसके अतीत की भी याद दिलाई, जब 1999 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की थी, भारत के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन भारतीय सेना ने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था और पाकिस्तानियों को करगिल से खदेड़ दिया था। और अब जब पाकिस्तान आतंकियों के सहारे प्रॉक्सी वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो सवाल है कि क्या जंग ही पाकिस्तान का इलाज है? और क्या पाकिस्तान का ये इलाज सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ही पास है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल से आज कैसे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया। अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आज मौका था शौर्य का, आज मौका था हमारे सेना के जवानों के अदम्य साहस का। 25 साल पूरे हुए हैं करगिल की लड़ाई को जीते हुए, जहां पाकिस्तान को नाकों चने चबा दिए थे भारतीय सेना के जवानों ने। और आज इसी दिन, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल पहुंचकर पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वो ये जो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, जो छद्म युद्ध कर रहा है, बार बार आतंकियों की घुसपैठ कराता है, बार बार आतंकियों को घुसपैठ करने में जो पाकिस्तान मदद करता है, या तो बाज आ जाए या फिर सख्त कार्रवाई होगी अब हिंदुस्तान की तरफ से। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनको इंट्रोडक्शन कराऊंगा और फिर हम एक चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल साहब हैं और मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, जो कि करगिल वॉर के वेटरन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, साथ में जुड़ने के लिए। और 25 साल पूरे हुए हैं करगिल वॉर के, और जो अदम्य साहस हमारी सेना ने दिखाया था, उसको पूरा देश आज सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है, हम भी सलाम करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर करगिल से जो संदेश दिया है पाकिस्तान को, पीएम मोदी के लिए यह कहा जाता है बंसल साहब कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है, उसे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भी जवाब दिया गया, एयर स्ट्राइक के माध्यम से भी जवाब दिया गया, जो कि पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या जो बातें आज प्रधानमंत्री मोदी ने कही हैं, ये इशारा कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर से कोई ऐसा कठोर कदम उठाया जाएगा?
बिल्कुल, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो कदम तो उठाना ही पड़ेगा। हम्म। कदम इसलिए उठाना पड़ेगा कि जो आतंकवादी हमारे देश में घुस जाते हैं, जम्मू हम्म। एंड कश्मीर में घुस गए हैं, हमारी जमीन पर लड़ाई हो रही है, तो उसमें हमारे भी जवान शहीद हो रहे हैं। 2021 से अभी तक लेकर के करीब 50 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। हालांकि 50 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए हैं। लेकिन हम्म। जैसे ही वहां से ट्रुप हटा करके लद्दाख की तरफ गया तो इन्होंने घुसना शुरू कर दिया। और जो है एलओसी पर जो एक सीज फायर है उसका फायदा उठाया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी इसमें जो कारगिल युद्ध था जी। उसको अगर देखा जाए तो उसके दौरान में भी हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर थी। हालांकि हमारे वीर जवानों ने अपना शौर्य दिखाते हुए इतनी हाइट पर चढ़कर उनको फदेड़ा मारा और भगा दिया गया वहां से। उसमें जो हमारे 527 जवानों की शहादत हुई और 1363 जो है कैजुअलिटीज हुई, जिसका ट्रीटमेंट किया गया, तो कुछ ने लिम्स भी खोए उसमें, तो ये सब कुछ हुआ। हम्म। लेकिन उससे हमको कुछ लेसन भी लर्न करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। सबक सीखने की कई बातें हैं। हमारी इंटेलिजेंस को मजबूत करना, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और जो इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन की इंटेलिजेंस है, जिससे कि ऐसी नौबत ना आए। और दूसरा एक्लेमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। करीब 18,000 से ज्यादा फीट की हाइट पे जवानों ने वहां लड़ाई की, तो इंडक्शन करना डायरेक्ट प्लेन से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको क्रिमिनलाइज करने के बाद में जवानों को तैयार रखना चाहिए। 9,000 से 12,000 के बीच में एक एक्लेमेटाइजेशन की फेज होती है, 4 से 6 दिन की। फिर 12 से 15, 15 से 18,000 फीट तक। और दूसरा ये है कि इससे सबक लेते हुए, हालांकि बहुत कुछ चेंज हुए उस समय, थिएटर कमांड बनी, सीडीएस का अपॉइंटमेंट हुआ जो कि 20 साल बाद हुआ। उसके बाद भी 2020 में जो है हमारी इंटेलिजेंस का थोड़ा फेल्योर रही और चाइनीज ईस्टर्न लद्दाख में आए, और जिसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसका परिणाम गलवान हुआ। इसी प्रकार से अभी भी इसका फेल्योर हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है बहुत ही प्रशंसनीय है, उनसे बहुत हौसला बुलंद होता है, आर्मी का होता है, पूरी देश का होता है। हम्म। पर ग्राउंड पर जो हमारे जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको सोच करके एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जिससे ऐसी नौबत ना आए और हमारे जवानों को कोई जो शहादत ना देनी पड़े। जैसा आपने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक बहुत अच्छी बात है। जो हमने सर्जिकल एयर स्ट्राइक की थी, उनके ध्वस्त कर दिया था ठिकानों को, और उसमें हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। और हम्म। फिर कुछ साल के लिए 2016 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, उसके बाद में काफी दिन तक शांति रही। तो हम्म। पाकिस्तान को जो है वो भाषा याद बातों की भाषा समझ में नहीं आती है, और हम्म। उसको इसी तरह से जवाब देना बहुत आवश्यक है। हमारे अपने बॉर्डर्स को टाइट करना पड़ेगा, वहां पे ट्रुप्स बढ़ाने पड़ेंगे। और जो कुछ ट्रुप्स की कमी हुई है कारगिल के जो कोविड के दौरान में भर्तियां नहीं हुई है, इसमें करीब 1,80,000 ट्रुप्स की कमी हुई है। 60,000 एवरी ईयर भर्ती किए जाते हैं, उनको भर्ती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रुप्स की बहुत जरूरत होती है। आप देख लीजिए, रशिया में इतने उनके पास में बड़े बड़े हथियार हैं, हम्म। लेकिन उनको भी अल्टीमेटली ट्रुप्स भर्ती करने पड़े, सैनिक भर्ती करने पड़े। और अपनी कंट्री से नहीं, बाहर से इधर उधर से मशीनरी ला रही हैं, दूसरे लोगों को कुछ को धोखे से भी ले जाकर वहां पर भर्ती किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो फौजों की कमी जो है यूक्रेन के अंदर भी है। और अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज उनको हथियार जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम्म। अपने ट्रुप्स देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो हमको अपनी ट्रेन्ड मैन पावर, अच्छी सुशिक्षित ट्रेन, पूरी तरह से ट्रेन मैन पावर को रखना हमेशा बहुत जरूरी है। और हालांकि जो डिफेंस बजट बढ़ा है वो ठीक है, लेकिन हमको और भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम्म। देखा जाए तो हमारा जो डिफेंस बजट है करीब $80 बिलियन है। हम्म। चाइना का $300 बिलियन है, अमेरिका का $900 बिलियन है। हम्म। जो रशिया है, हमारी से कम उनकी इकोनॉमी है, उनका भी $109 बिलियन है। तो ये बजट बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। हम्म। और अपनी जो अभी हमने एक अच्छी बात ये की है, जो अलाइनमेंट किया है, या दूसरे जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, इजराइल है, और फ्रांस है, रशिया तो है ही हमारा पार्टनर, उनके साथ साथ इक्विपमेंट लेकर के एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो हथियार हो रहे हैं, जिनको जो कमियां हैं उनको दूर करके तैयार रहना बहुत जरूरी है। हमको ठीक। ट्रू फ्रंट वार का लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम्म। और कारगिल युद्ध के में हम नमन करते हैं अपने वीरों को, जिन्होंने अपनी बहादुरी से कम हथियार के और एडवर्स कंडीशंस में एक अपनी शौर्य दिखाया।
लेकिन उसके साथ साथ उससे हमको लेसन लर्न करके आगे के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। जी जी। बिल्कुल। कर्नल टीपी त्यागी, हमारे देश में एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और क्या पाकिस्तान वही लातों का भूत है? और एक लाइन में सवाल पूछूंगा, क्या पीएम मोदी के पास है पाकिस्तान का इलाज, जिस तरीके से आज उन्होंने चेताया है करगिल से पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और लातें बार बार लगानी पड़ेंगी। एक दफा की सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और उनकी सरकार का अस्तित्व एक ही पॉइंट के ऊपर टिका हुआ है, और वो है कि इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर के मुद्दे को कैसे जिंदा रखा जाए। लिहाजा वो ये काम करते रहेंगे, और अगर वो ये काम करते रहेंगे तो हम एक दफा एयर स्ट्राइक करके ये नहीं कह सकते कि काम पूरा हो गया। हमें रिलेंटलेस, यू हैव टू लिव विद इट। जैसे ही कोई हमारे ऊपर आतंकी हमला होता है, हमें उसका तुरंत और इफेक्टिव जवाब देना होगा, ताकि उसके बाद दूसरा हमला या तो कमजोर पड़ जाए और या डिले हो जाए। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान द्वारा ही आतंकवाद फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, और हो सकता है कि हिंदुस्तान के ही कुछ लोग इस आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो। और पाकिस्तान जो इनके आतंकियों के पास से हथियार पकड़े गए हैं, चाहे उसमें M4 कार्बाइन हो जिसमें स्टील बुलेट है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी पियर्स कर देती है, या उनके पास माइक्रो सैटेलाइट फोन हो जो चाइना के बने हुए हैं, केवल 5 किलोमीटर उसकी रेंज है, यानी कि उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, या थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस हो या नाइट विजन डिवाइसेस हो, इन सब से वो लेस है। तो ये पाकिस्तान से समर्थित तो है। और अब जो आतंकी हैं वो होम ग्रोन नहीं है, वो बाहर के फॉरेन आतंकी हैं। लिहाजा अब इनका फैसला, इनके खिलाफ एक्शन लेना है। क्यों सर, क्या हम तुरंत एक्शन नहीं ले सकते? हमारे पास पुराने समय में नहीं थी, लेकिन आज है। आज हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कैपेबिलिटी है, हमारे पास अपाचे हेलीकॉप्टर है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, जिनसे हम वो पाकिस्तान के लॉन्च पैड को, यानी कि अपनी ही जमीन से बगैर LOC को क्रॉस किए हुए ध्वस्त कर सकते हैं। तो एक एक्शन तो हमें ये लेना चाहिए, और इसमें देर ना हो। मेरे घर में अगर आग लग जाए तो मैं कानून, कायदे और संविधान नहीं पढ़ता, मैं तुरंत उस आग को बुझाने के लिए लगता हूँ। लिहाजा अगर क्विक एक्शन होगा और इमीडिएट और क्विक एक्शन होगा और इफेक्टिव एक्शन होगा, तो उसके बाद दूसरा हमला या तो कमजोर होगा या काफी दिनों के बाद होगा, और ये एक रिलेंटलेस एक्सरसाइज है। ये तो एक बात है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कारगिल के बारे में। जी जी जी। देखिए, कारगिल में 3 ऑपरेशन चलाई गई। एक थी ऑपरेशन विजय, दूसरी थी ऑपरेशन सफेद सागर, और तीसरी थी ऑपरेशन तलवार। एक आर्मी की, दूसरी एयरफोर्स की, तीसरी नेवी की। इन तीनों ऑपरेशंस की वजह से हमने कारगिल युद्ध जीता। एक बहुत डिफिकल्ट युद्ध था, 1971 से भी ज्यादा डिफिकल्ट युद्ध था, क्योंकि करीब 5000 मीटर के ऊपर दुश्मन था, और वो बाकायदा कंक्रीट के बने हुए बंकर में बैठा हुआ था, और उसके पास आधुनिक हथियार थे, यानी कि कवर भी था, हथियार भी थे, और हम नीचे थे, और हम ओपन में थे, कोई कवर नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था। और उस पहाड़ पे जाने के रास्ते ऐसे थे कि हम ज्यादा संख्या में चढ़ भी नहीं सकते थे। हमारी 2 लाख आर्मी वहां ग्राउंड पर ही रही, और सेक्शंस में और प्लाटून में या कंपनीज में इस अटैक को किया गया। उसके बाद भी जो हमको एक्लीमेटाइजेशन करना चाहिए था, और कैसे करते, क्योंकि समय कम था। लिहाजा हमारे किसी सिपाही ने ये नहीं कहा कि देखिए साहब, मुझे 5000 मीटर पर जाने के लिए आप मुझे पहले एक्लीमेटाइज कराइए। यानी कि जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होती है, और उस ऑक्सीजन कम में रहने का अनुभव हो जाए, इसलिए एक्लीमेटाइजेशन की एक्सरसाइज डिफरेंट स्टेजेस में की जाती है।
वो उन्होंने किसी ने सवाल नहीं उठाया और बगैर उसके ही वो चले गए। और उसके बावजूद भी करीब 5,000 पाकिस्तान के सो कॉल्ड आतंकी, असलियत में वो पाकिस्तान के फौजी थे जो वहां पे बंकर्स में बैठे हुए थे, उनमें से करीब 3,000 को मार दिया गया और जो 2,000 बचे वो भी मारे जाते, लेकिन उनको बाद में अमेरिका के दबाव में हमारी तत्कालीन सरकार ने एक सेफ कॉरिडोर दे दिया और वो चले गए। लिहाजा इस जैसा युद्ध, इतना डिफिकल्ट युद्ध जिसमें उनके इतने सिपाही मारे गए जो हजारों में है और हमारे 527 सिपाहियों ने शहादत देके उसे जीत लिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। 527 भी हमारे शहीद नहीं होते। कारण ये कि इंडियन एयरफोर्स को हमने इंडक्ट ही नहीं किया, उसको 10 दिन तक हम इंतजार ही करते रहे और जब इंडक्ट किया तो ये कह दिया देखिए आप एलओसी को पार मत करना। कमाल की नीति है। पाकिस्तान के आतंकी कम सिपाही हिंदुस्तान की चौकियों में आके बैठे और हमारे ऊपर एलओसी को क्रॉस करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। अब कल्पना कीजिए कि आज जो थिएटर कमांड बन रही है और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यूनिफाइड कमांड रही होती, अगर वहां पे थिएटर कमांड की तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों एक कमांडर के अंडर में वहां पे काम करती, तो क्या इंडियन एयरफोर्स को 10 दिन रोका जा सकता था? और अगर पहले दिन होता तो फिर ये युद्ध 5-10 रोज के अंदर खत्म हो जाता और थोड़े बहुत 40-50 सिपाहियों की शहादत से काम चल जाता। तो मेरा पहला, और यही चीज जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, यही जम्मू एंड कश्मीर के दूसरे इलाकों में होनी चाहिए जहां वर्तमान में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। देखिए आज स्थिति क्या है, अब इसको हल्के में ना लिया जाए। जो यहाँ के सीआरपीएफ है, जो वहाँ के बीएसएफ है, जो वहाँ के सीआईएसएफ है, ये फोर्सेस कहते हैं हम तो होम मिनिस्ट्री में आते हैं। जो वहाँ का सिपाही है वो कहता है मैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता हूँ। जो वहाँ का पुलिस का कांस्टेबल है वो कहता है मैं तो JNK के एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ। अब ये तीनों को मिलाया जाता है, जॉइंट ऑपरेशन होती है। जॉइंट ऑपरेशन में इतना समय लग जाता है कि रिएक्शन टाइम जो मिनिमम या शून्य होना चाहिए वो इतना बढ़ जाता है कि आतंकी भाग जाते हैं। उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन होती है, कई कई दिन जॉइंट ऑपरेशन चलती है, रिजल्ट निकलता है 0। लिहाजा ये क्यों हो रहा है? अगर एक आतंकवादी कमांड होती वहां पे, अब वहां पे ऑलरेडी डेल्टा फोर्स है, वहां पे ऑलरेडी रोमियो फोर्स है, वहां पे एक ब्रिगेड उतार दी गई और किस लिए 3 या 4 आतंकी वहां रहे हैं, तो कभी कभी शर्म सी लगती है कि ये क्या हो रहा है। इतने बड़े 144 करोड़ के देश रोकना में। चाहूंगा आपको, मुझे 2 और मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है, उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब भी साथ में जुड़ गए हैं और आरजू काजमी जो कि पाकिस्तान की पत्रकार हैं वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। आरजू आपका भी स्वागत है, ब्रिगेडियर दत्ता आपका भी स्वागत है इस डिबेट में हमको ज्वाइन करने के लिए। आरजू आपके पास में आ रहा हूँ, पाकिस्तान में किस तरीके के हालात हैं वो हम देख ही रहे हैं। मतलब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है पाकिस्तान में, सेना और सरकार के बीच क्या चीज़ है वो सबको नज़र आती है। हमेशा कभी 36 का आंकड़ा रहता है, कभी कभी 7-7 दिखाने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी बिल्कुल धरातल पे जा रही है, लेकिन फिर भी आतंक को बढ़ावा देना नहीं छोड़ता है पाकिस्तान। आप तो हमेशा बड़ा मुखर होकर बोलती हैं इन चीज़ों को लेके। देखिए इस वक्त तो कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है और उसके लिए ही बात चल रही है ताकि इस टेररिज्म को रोका जा सके। अब जाहिर है पहले तो सपोर्ट किया जाता रहा, आप खुद जानते हैं कि चाहे वो परवेज मुशर्रफ की बुक हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, चाहे दूसरे लोगों यही कहते रहे कि हमने तैयार किए जहादी, हमने तैयार किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए, या फिर कह लीजिए फ़लस्तीन के लिए। लेकिन अब ये चीज़ हो गई है कि अब वो हमारे अपने सर पढ़ने लगे तो अचानक हमें याद आया कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये कोई जो है कुछ भला करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अब हमने भी इनको टेररिज्म कहना शुरू कर दिया। अब हमने भी ये कहा कि हाँ जी हम तो खुद टेररिज्म का विक्टिम है और हमारे तो खुद 80,000 लोगों की जानें गई हैं। ये बात हमें बहुत देर में समझ आई, लेकिन अगर अभी भी समझ आ गई हो तो मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर हो पाएगा। लेकिन अगर अभी भी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे जिससे ये चीज़ रुके, तो फिर ये आपको
से पहले भी कई ऑपरेशन लॉन्च किए जा चुके हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाया। तो अब इस ऑपरेशन से लोगों को कोई खास उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केपीके के लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको पंजाब से शुरू करना चाहिए। हर बार ये अच्छा, केपीके से एक चीज स्टार्ट और करते हैं। आरजू, जैसे आप कह रहे हैं कि जी। विक्टिम है पाकिस्तान, पहले कहा, पहले तैयार किए, अब विक्टिम, ये विक्टिम है या दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम आतंक के विक्टिम हैं? देखिए, अब तो विक्टिम हो गए हैं, क्योंकि पहले चाहे हमने बनाया हो कि कहीं और जाकर ये सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जब अपनी ही कंट्री में शुरू हो जाए तो फिर विक्टिम तो हो ही जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए तैयार करेंगे तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग उठकर हमें भी मारना शुरू कर देंगे। तो इस वक्त जो हालात यहाँ पर हैं, इस वक्त जिस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि अब हम विक्टिम हो चुके हैं, ये हमें मानना पड़ रहा है। हालांकि पहले तो हमने विक्टिम बनाया तो है इसीलिए था। ये सरकार मानती है या सेना भी मानती है? सवाल ये भी है। देखिए, सेना में भी अगर आप कहें ना, तो हमारी इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, उसमें भी अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के बाद से दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान ने कुछ और किया हो ना किया हो, ये जरूर किया कि एस्टेब्लिशमेंट के दो ग्रुप्स बनवा दिए हैं। तो उनमें से डेफिनेटली एक जो है वो सपोर्ट कर रहा है और वो चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाएं, और दूसरा जो है लेकिन वो इमरान को ऑब्वियसली उठा वो के नहीं कर दिया बंद। चाहेगा। देखिए, बंद तो सभी हुए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक। कौन बचा है जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कुछ अजीब हो गया है? ये तो इमरान खान को पता होना चाहिए था कि उनके साथ यही होगा, और हो सकता है आगे शहबाज शरीफ के साथ भी यही हो। लेकिन बहरहाल कुछ चेंज आया है, लोग बोलने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं, लोग पहले की तरह खामोश नहीं है। ये चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे ये सोशल मीडिया बंद करते हैं, कभी ये फायरवॉल लाते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अब बात करने लगे, लोगों को अब समझ आने लगा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ब्रिगेडियर दत्ता, अगर पाकिस्तान खुद विक्टिम है या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे आप बेहतर बताएंगे, तो फिर ये जो आतंकी भर भर कर आते हैं, घुसपैठिए भर भर कर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो रेसिपी है, ये अभी कुछ ही दिनों से इसको टेस्ट करना शुरू किया है। पहले तो जिस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो एक आप देखिए जनरल असलम बेग की एक पॉलिसी थी, इंडिया बाय 1000 कट्स, क्योंकि पाकिस्तान ये उसको मालूम था कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस तरह की जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, या जिसे छद्म युद्ध भी कहते हैं, उसको अख्तियार किया, और उसने इस तरह की वारदातें शुरू कर दी। उसने पैसा वादी कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया, और वो ये चाहता था कि जो हमारी ट्रुप्स हैं वो एंगेज रहें, और जो कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो ना हो, और वहाँ के जो यूथ है उसको गुमराह करना शुरू कर दिया। अब जिस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, खुद वहाँ जो जिंदगी म्यार है, बिल्कुल बहुत बदतर हालत में लोग रह रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लोग वहाँ खुद परेशान हो रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां उठा के आ रहे हैं। तो लोग अब ये इस बात को समझ चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि दहशतगर्दी, क्योंकि अब आप देखिए जो तालिबान है वो अगर ईस्टवर्ड्स मूव हो रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उन्होंने जिस तरह से लोगों पे हमले शुरू कर दिए हैं, और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना को, तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और अब पाकिस्तान को खुद वो रेसिपी टेस्ट करने का पता लग रहा है कि साहब ये कितनी तीखी है। और देखिए, दहशतगर्दी कोई भी हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी फॉर्म या मैनिफेस्टेशन में हो, वहाँ के जो आवाम है उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता चलूं जी, कहते हैं सियासी कुर्सियां, देखिए चाहे कोई शहर जले, चाहे कोई गांव जले, चाहे कोई रियासत जले, जो सियासी कुर्सियां हैं वो हमेशा मुस्कुराती हैं। तो लोगों का ये मानना चाहिए उनको, या इस बात का इल्म होना चाहिए उनको कि साहब ये जितने सियासतदान हैं ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनको दरबदर कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि एकजुट होके जो एक हुकूमत है उसका साथ दे। जो दहशतगर्दी को पसंद करते हैं उनको वो उनका तिरस्कार करें, और जो बाकी हुकूमत है या जो इस तरह की तंजीमें हैं जो लेकिन वहां की तो सेना ही सपोर्ट करती है इसको, फिर उसका क्या करेगी वहां की पब्लिक? ये तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मतलब ये भी है सर, पाकिस्तान की सेना प्रायोजित आतंकवाद। फिर बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप ये देखिए, ISI में
जब पहली बार पॉलिटिकल विंग किया था तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया था इसको इंट्रोड्यूस। और अब वो एक ऐसा अहम हिस्सा बन गया है कि वो वहां की जो सरकार है, हुकूमत है, उसको काम नहीं करने देते। 80% या 90% तजारत जितनी होती है पाकिस्तान में, उसमें ISI या पाकिस्तानी सेना का हिस्सा होता है, उसके बगैर वहां पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब वो इतने एम्बेडेड हो चुके हैं तो वो क्यों कश्मीर का जो इशू है या मुद्दा है वो उसको ठंडा होने देंगे? देखिए, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं आरजू जी से ही ले लेता हूं। आरजू, ठीक है, जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान विक्टिम है, चीज़ों को समझ में आ रहा है। और देखिए, आवाम तो हमेशा विक्टिम है ही, पाकिस्तान की आवाम तो मैं मानता हूं कि विक्टिम है, लेकिन अगर इसको बदलने की भी कोशिश की जाए तो जो ISI है, सेना है, वो बदलने देगी। सत्ता को तो आप बदल देंगे, चलिए, पब्लिक सत्ता को बदल देगी, पॉलिटिक्स को बदल देगी, पॉलिटिशियंस को बदल देगी, लेकिन सेना को कैसे बदलेंगे? वहां तो फिर सेना टेक ओवर कर लेती है सारी चीजों को। देखिए, अब ये टेक ओवर करेंगे नहीं, इसलिए कि पहले ही कई बार टेक ओवर कर चुके हैं और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इनके सामने है। पब्लिक में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और पब्लिक इस वक्त पॉलिटिशियंस के ऊपर भी नाराज है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा जो है वो आर्मी और एजेंसीज के ऊपर है। जिस तरह से पहले होता रहा, आपको मालूम है कि किस तरह से लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार भी डालते हैं, और उसके बाद जिस तरह से उनके ओपिनियन चेंज करवाए जाते हैं, लेकिन अब वैसा हो नहीं पा रहा। और उसकी मेन रीजन सोशल मीडिया है। लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है सोशल मीडिया से, लोगों को बहुत कुछ पता लगा है। हम लोग तो वो जनरेशन है ना जिसने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी थी, तो हमें तो लग रहा था हमने सारी जंगें जीती हुई हैं। फिर हमने जब सोशल मीडिया देखा और हमने इंटरनेट देखा तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब लोग चेंज हो गए हैं और इसी वजह से थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट भी आपको बैकफुट पे दिखाई देगी पाकिस्तान में, कि वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। इमरान खान के साथ वो कुछ नहीं हो रहा जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। उसकी रीजन यही है कि लोग अब बदले हैं और लोग अब इनको भी बदलने पे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आतंक का एस्टेब्लिशमेंट पे चोट हो रही है क्या? POK में अब कैंप्स नहीं चल रहे हैं आतंकियों के? नहीं, देखिए, एकदम से तो खत्म नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रातों रात ये सब चीजें इनके कंट्रोल में आ जाए और ये खत्म कर दें। जो 10 अगर इन्होंने कैंप बनाए थे तो अब वो 1000 हो चुके हैं। उनको खत्म करने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा और वो इनके अपने काबू भी नहीं आ रहे। और जैसे मैंने पहले कहा कि सबके सब एक तरफ होंगे भी नहीं, सब खत्म करने में ये इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है अमेरिका भी इस्तेमाल करता है इन कैंप्स को, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पाकिस्तान है, क्योंकि अमेरिका को भी जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को कुछ फंड दे के उसके बाद डराया धमकाया जाता है, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर तरफ इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्योंकि खुद बहुत मुश्किल में है और इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे ही निकल सके। चाइना, जिसको हम हमेशा अपना बहुत दोस्त बताते रहे, चाइना भी अब पाकिस्तान के साथ नाराज है और चाइना के लिए भी ये मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान में रहकर काम करे। कई बार चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक्स हो चुके हैं, तो वहां पर तो इंसानी जान की कीमत है ना, हमारी तरह तो नहीं कि कितने भी लोग डेली मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चीजें इनको बदलनी पड़ेंगी, इनको बैलेंस होना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है ये। इनका शौक या इनको दिल्ली का रखे, इनका मूड नहीं है ऐसा करने का, लेकिन इनको मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ेगा। और अब लग यही रहा है कि पब्लिक ऐसा करवा के रहेगी। JK बंसल साहब, जनरल बंसल, ऐसा संभव दिखता है आपको जैसा आरजू कह रही? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं बहुत एक जो आज आरजू जी कह रही हैं उनकी बात जो है, जो बेबाक बात है, वो काबिल तारीफ है। वो जिस तरह से निडर होकर, बेधड़क होकर अपनी बात रखती हैं और सच्चाई बखान करती हैं, ये बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ या खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या पाकिस्तान की जो लीडरान हैं वो जो इनकी बातों पे ध्यान करे तो एक सुधार आ जाए। ये अभी जो कह रही हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई ये है कि जब पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो जाएगी और तो उनको, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। अभी जो पब्लिक भी और जो लीडरान हैं जो अभी उनकी कठपुतली बने हुए हैं, जो सरकार जो है अभी आर्मी की कठपुतली बन के चलती है। पहले इमरान भी कठपुतली रहे, फिर जो उन्होंने उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया तो अंदर बंद कर दिया। आज शहबाज शरीफ जो है उसके कठपुतली बने हुए हैं, अगर ये किसी दिन अलग जाएंगे तो इनको भी बंद कर देंगे उठा के। लेकिन अगर ये सब नेता ये समझ लें कि हाँ अब हमको पाकिस्तान में कोई सुधार लाना है तो जनता इनका साथ देगी और इनको हिम्मत से काम करना पड़ेगा। जो सारी प्रॉब्लम है वो वहां पर फौज की है। फौज नहीं चाहती कि वहां पे कोई शांति हो, और अगर हिंदुस्तान के साथ में शांति होगी तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर तो बजट घट जाएगा। अभी 15-20% बजट ले लेते हैं अपनी जो GDP का। अब जो पैसा बाहर से आता है उसको भी सब कंट्रोल करते हैं।
आप ये जैसे बताया अभी अर्जुन जी ने कि 80% बिजनेस जो है, या वो त्यागी जी बता रहे थे कि 80% बिजनेस कर रही है वहां पर, उसका बिजनेस करने से क्या मतलब है? तो वो सब इनका खत्म हो जाएगा। जितने भी जनरल हैं, जितने वो अपने जो बाजवा साहब का कहते हैं, काफी उनकी वाइफ का जीरो बैलेंस था, अभी बहुत सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, बाजवा साहब ने कर लिया है, दूसरे कंट्री में पैसा चला गया। तो फौज की जो है ये एक खत्म हो जाएगी। जब इनकी वैल्यू खत्म अपनी कौन होने देता है, तो इसलिए कोशिश तो बहुत करेंगे। पर जब जनता, जैसे अभी देखा जब ये मई के महीने में हुआ लास्ट ईयर, उस समय जनता ने आर्मी के हेडक्वार्टर तक में आग लगा दी। तो अब जनता डरने वाली नहीं है। जब जनता सड़क पे आ जाएगी तो फौज को भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और नहीं तो यहाँ पे अगर देखिए, जनता तो अभी म्यांमार में भी फौज को सामने आती है, तो अब थोड़ा सा हो सकता है ये। लेकिन इसमें जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। सबको एक जो है पॉलिसी डेमोक्रेसी की तरह से काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के पाकिस्तान का उद्धार हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान यही करता रहेगा। और पाकिस्तान को मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हिलरी क्लिंटन ने इनको सलाह दी थी कि जो आप ये आतंक रूपी सांप पाल रहे हैं अपने आंगन में, ये मत समझिए कि पड़ोसी का काटेगा, आपको नहीं काटेगा। अभी इनको टीटीपी, जो आप कह रहे हैं, जो टीटीपी तो यहाँ के सोल्जर्स को मार दिया, जो तालिबान पाकिस्तान है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनकी फौज को मारती है। तो अब ये जो गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरता है, जो गुंडा पालता है गुंडा बाद में उनको ही दुखी करता है। तो ये अब इनका जो है फौज को भी समझ आना चाहिए कि प्रोफेशनल आर्मी बनने के बाद में अपना प्रोफेशनली काम करें, जो आर्मी का काम होता है, और पॉलिटिक्स में और बिजनेस में ध्यान ना दें। उससे पाकिस्तान के आवाम का भी हो जाएगा। इकोनॉमी बिल्कुल जा रही है नीचे। अभी तक जो है ये बाहर के पैसे पे पल रहे थे। बाहर के पैसे पे ऐसे पल रहे थे कि 1980 में जब रशिया और यूएसएसआर इधर आया, तो उन्होंने जो इनको पैसा दिया लड़ने के लिए कि भाई ये वहाँ पे जो है जो वो लड़ना चाहते थे अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व। फिर 90 में जो है अमेरिका आ गया, अमेरिका ने इनको पैसा दिया। वो पाकिस्तान की फौज वगैरह इस तरीके से चल रही थी। अपनी तो इनको इकोनॉमी ठप है, कोई बाहर की कंपनी वहाँ पे आ नहीं सकती। जब जो अच्छी एक व्यवस्था नहीं है, जो कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो कौन आएगा आने के लिए? क्या जो चाइना अपने आप को काफी बोल्ड समझता है वही घबरा रहे हैं, और कौन आएगा? तो चाइना के साथ में जो थोड़ा बहुत इनको मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। तो दूर तक की सोच करके फौज को भी अपना प्रोफेशनल करें, और जो जनता के सामने जाएं लीडर, वो करप्शन को हटा करके और जनता का साथ लेकर के एक डेमोक्रेसी वहां पर और ऑनेस्टली करें, तभी इनका उद्धार हो सकता है। जी कर्नल त्यागी, एक और चीज का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो था प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब कि अटैक करने वाले को तो पता है कि टारगेट कौन है, मुझे किस पे अटैक करना है, कब करना है, लेकिन जिस पे अटैक करना है उसको कुछ पता नहीं होता। तो प्रॉक्सी वॉर का तोड़ क्या है? क्योंकि आतंकी जो हैं वो इसी तरह से कर भी रहे हैं। पिछले एक महीने में हमने अपने 11 जवान खोए हैं, हालांकि 28 आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन इसी प्रॉक्सी वॉर में, इस तरह के अटैक्स में हमने अपने 11 जवान भी खोए हैं। इनका तोड़ क्या है? देखिए, प्रॉक्सी वार या किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए बार बार पाकिस्तान के ऊपर दोष देना मैं नहीं समझता कि आवश्यक है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए वो जाने। हम कोई समाज सुधारक नहीं है। पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है, इसलिए हम उसके आतंक को सहते रहे नहीं होगा। हमको ये देखना है कि हमें ये आतंकवाद की जड़ है कहाँ। आप ये देखिए कि जब श्रद्धालु से भरी हुई बस के ऊपर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अटैक किया, तो एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए लेकर उन आतंकियों को लोकेशन बता दी। दूसरे हमले में एक घर की अलमारी के नीचे बंकर मिला जिसमें आतंकी छिपते थे। तीसरे हमले में एक लोकल गाइड ने कुछ पैसे लेके 1-2 ट्रक जो जा रहे थे फौजियों के, उनकी लोकेशन बता दी। यानी स्लीपिंग सेल पूरी तरह से एक्टिव है इन सब हमलों। अब केवल स्लीपिंग सेल को अगर पकड़ भी ले तो वो जड़ तक पहुंचना नहीं कहलाता। जो स्लीपिंग सेल है या जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर, आप उन्हें कुछ भी नाम दीजिए, उनको प्रोत्साहित कौन कर रहा है, उनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है, उनके ऊपर हाथ किसका है? वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज का। अब जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, ये ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस से हम पहचान नहीं सकते। मैं 2-3 बात बताता हूँ। कौन ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कश्मीर में जिसने ये कहा
कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान से पीओके लेके तो दिखाओ। और यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी कहता है कि अगर चाइना की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। और यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मौजूदा हमलों के बीच में ये भी कहता है, मजाक उड़ाते हुए, आपने 370 हटा लिया, देख लो क्या आतंक खत्म हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर इस आदमी को, जिसका नाम फारूक अब्दुल्ला है, आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, एक आदमी के खिलाफ तो आप एक्शन लें, और अगर आप जड़ पे एक्शन लेते नहीं है और पत्ते को और डालियों को काटते रहते हैं तो उससे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम्हें आतंकवाद को यहाँ बुलाने वाले जो लोग हैं, पहले उनमें से एक पे एक्शन ले। ये तो एक बात हुई। और एक दूसरी बात जो मैं पहले से कह रहा हूँ वो ये कि कश्मीर के अंदर एक यूनिफाइड कमांड हो सर, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और JNK पुलिस ये अलग अलग नहीं, आतंक से लड़ने के लिए एक कमांड, बाकी अलग अलग है। और एक बात और, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो बिहार या गुजरात नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर आतंकवाद से ग्रसित देश है, आज से नहीं 1990 से है। अगर हमारी नीतियों से ये ठीक होना होता तो अब तक हो गया होता। इसका मतलब निश्चित है कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है। अब ये ऐसा प्रदेश है जिसमें हिंदुस्तान की 1/3 से ज्यादा फौज तैनात है। कहीं दुनिया में है क्या एक प्रदेश में इतनी तैनात? उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। इसका मतलब मेरा पहला तो ये है कि वहाँ एक फौजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को तैनात किया जाए। कारण ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि एक सिविलियन आदमी को 24 घंटे भी, एक रात भी ऑपरेशनल एरिया के उस बंकर में गुजारने का तजुर्बा नहीं होता जहां आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। यानी कि वो फिर मौत और खतरे और दुश्मन के सामने सिपाही कैसे बिहेव करता है, इसका अंदाजा कैसे लगा सकता है। ठीक है, मेरे पास आखिरी चंद मिनट बचे हैं सर। मैं एक रिएक्शन ब्रिगेडियर दत्ता से लेना चाहूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, आपकी नजर में क्या इसका सॉल्यूशन दिखता है? देखिए, इसका सोल्यूशन यही है कि एक तो पहली बात पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा जो कर्नल साहब ने कहा है कि साहब एक यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए जो सारी सिक्योरिटी। मैं आपको बताता हूं, पहले जब हम पहला टेन्योर हमने किया था वादी कश्मीर में, तो एक पुलिस कांस्टेबल हमें मिला करता था। तो हम अक्सर उसको, बिकॉज उसकी पहली बात तो उसको कुछ इल्म नहीं होता था, न एरिया के बारे में वो कुछ ज्यादा जानता था, तो हम उसको वहीं अपने बेस में ही छोड़ना पसंद करते थे। लेकिन आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत अच्छी तरह के जो ऑपरेशंस है उनको अंजाम दे रही हैं। वो सिनर्जी देखी जा रही है वादी कश्मीर में। तो वहाँ यूनिफाइड कमांड हो, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर को वहाँ तैनात किया जाए जिससे ऑपरेशंस की जानकारी हो, जिससे रिसोर्सेस का पता हो, जो रिसोर्सेस को डिप्लॉय कर सके। क्योंकि यहाँ इस तरह का जो इंटरफेरेंस है लोगों का, क्योंकि देखिए आज 90 से ये शुरू हुआ आतंकवाद, आज कितने सिविलियंस इसमें मारे गए हैं, हर तीसरे दिन एक हमारा जांबाज शहीद होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए एक यूनिफाइड कमांड हो, और वहां मतलब जो ऑपरेशंस की निगरानी है वो एक या तो सर्विंग या रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर के नीचे होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ये इस पे काम बिल्कुल अधूरा रहेगा। मैं एक रिएक्शन आरजू के पास। आरजू, देखिए, सब चाहते हैं कि, सब जानते भी इस बात को कि आतंक से किसी का भला नहीं होता है। सैकड़ों हजारों घर अब तक आतंक ने बर्बाद किए हैं। ये सब जानते हैं और सब चाहते भी हैं, हम भी चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, जैसा कि आपने बताया, पब्लिक चाहती है कि सब खत्म हो क्योंकि वो खुद परेशान है, तो ये सेंटिमेंट क्या सरकार और सेना तक नहीं पहुंचते होंगे? बिल्कुल पहुंचते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में कुछ नहीं है पब्लिक के। वो सिर्फ कोशिश कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, जो अब उसने करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर सिर्फ पपेट गवर्नमेंट्स होती हैं। इनसे जो कह दिया जाता है ये वही कर रहे होते हैं, इसीलिए फायरवॉल लगा रहे हैं, कभी सोशल मीडिया ब्लॉक कर रहे हैं। वरना अगर इनको ऐसा ना होता, ये अपनी मर्जी से काम कर रहे होते, तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात सारी यही है कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आई होप कि पब्लिक अगर प्रोटेस्ट करती रहेगी तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आएगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका भी, बाकी सभी मेहमानों का, जेके बंसल साहब, विनोद दत्ता जी, टीपी त्यागी जी, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।